नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा की कार्रवाई बाधित। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर किया हंगामा। राज्यसभा में आज 4 महत्वपूर्ण विधेयकों और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर चर्चा है प्रस्तावित। सेंसेक्स में लगातार दूसरे दिन जबरदस्त उछाल। शुरुआती कारोबार में 1200 से ज्यादा अंकों की उछाल। निफ्टी में भी 300 से ज्यादा अंकों की बढ़ोतरी। म्यांमार की सेना ने 1 साल का आपातकाल की घोषणा के बाद कैबिनेट में बड़े फेरबदल की घोषणा की। आंग सान सू की समेत कई नेताओं को लिया हिरासत में। भारत ने जताई चिंता। वहीं अमेरिका फिर कर सकता है प्रतिबंधों को लागू। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने म्यांमार पर बुलाई आपात बैठक। पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। आज इस साल ताजे जल के संरक्षण को लेकर आर्द्रभूमि और जल रखी गई है थीम। हरिद्वार में दीपक रावत यानी कि मेलाधिकारी ने आज कुंभ मेले को देखते हुए हर की पैड़ी से मच्छर मक्खी नियंत्रण कार्यक्रम के अभियान का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। मच्छर मक्खी नियंत्रण करने के लिए दवा के छिड़काव की शुरुआत हर की पैड़ी के एक रेस्टोरेंट से की गई। इस मौके पर जिलाधिकारी दीपक रावत ने मच्छर मक्खी नियंत्रण अभियान के संबंध में बताया कि इस अभियान के सफल संचालन के लिए उप मेलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि पूरे कुंभ मेला क्षेत्र के लिए सेक्टर वाइज टीमें बनाई गई हैं, क्योंकि कुंभ मेले में काफ़ी श्रद्धालु आएंगे। खाने पीने के हमारे सभी होटल ढाबे चल रहे होंगे। गर्मी का सीजन भी निकट है। इसी को देखते हुए मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आएं, इसके लिए अभी से प्रोग्राम करना शुरू कर दिया गया है। कुल मिलाकर हमारा लक्ष्य ये है कि किसी भी प्रकार से मक्खी मच्छर से संबंधित कोई भी बीमारी न फैलने पाए। ये फ्लाई एंड मस्कीटो कंट्रोल का एक तरह से प्रोग्राम आज शुरू हुआ है। आप जानते हैं कि कुंभ मेले में बहुत से श्रद्धालुगण आएंगे। खाने पीने की जो हमारी इटरीज़ हैं, हमारे ढाबे हैं, होटल्स हैं, सभी चल रहे होंगे। कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था है, यद्यपि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं और गर्मियों का सीज़न भी पास है, तो मक्खी और मच्छर दोनों ही मेला क्षेत्र में ना आएँ, इसके लिए अभी से प्रोग्राम शुरू किया गया है। और इसमें जो टीम्स हमारी सेक्टर वाइज बनी है, जहाँ तक कि जो टेंटेज वाला एरिया है वो तो अभी उतने तरीके से अभी वहाँ पे काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे मार्केट क्षेत्र में इसको अभी से करना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए आज हमने व्यापार मंडल के भाई बहनों से भी अनुरोध किया था यहाँ पे रहें। गंगा सभा में तन्मय जी भी हमारे साथ हैं और आपके माध्यम से भी इसका अच्छा प्रचार प्रसार चाहते हैं स्कीम का। इसमें एक उप मेला अधिकारी स्तर के अधिकारी को हमने मॉनिटरिंग के लिए भी लगाया है। जो दवाइयाँ इश्यू होंगी, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है वो मौके पर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उनकी अटेंडेंस ठीक से हो रही है या नहीं, उनको कोई दिक्कत है तो वो भी हमें सॉल्व करनी होगी। तो कुल मिला के टारगेट ये होना चाहिए मेले के दौरान एवं मेले के बाद भी मक्खी मच्छर बिल्कुल ना हो और किसी प्रकार से मक्खी मच्छर रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो ना फैलें। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन की गूंज मंगलवार को सदन में सुनाई दी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा को लेकर नोटिस दिया था। हालांकि सभापति एम वेंकैया नायडू ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कल चर्चा होगी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। थोड़ी देर में विपक्ष वापस लौटा और किसानों के समर्थन में जमकर नारेबाजी करने लगा। कृपया अपनी जगह जाएं, कृपया अपनी जगह वापस जाएं, कृपया अपनी जगह जाएं। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कृपया अपनी जगह जाएं। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 12:30 PM। विपक्ष की नारेबाजी के चलते सदन की कार्रवाई को दिन में 3 बार स्थगित किया गया। इसके बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हंगामा के कारण कार्रवाई को बुधवार सुबह 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। श्री मनसुख मांडविया टू मूव ए मोशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल 2020। माननीय चेयरमैन साहब ने कहा था कल से बहस शुरू हो रही है, हम लोग उस पर बातचीत कर सकते हैं। माननीय चेयरमैन साहब ना कल से
मेरा आग्रह होगा संजय जी, सर पोर्ट सेक्टर मेरा आग्रह होगा अपनी सीट पर जाएं। और देश में 7,500 किलोमीटर समुद्र तट, मेरा आग्रह होगा अपनी सीट पर जाएं। 204 माननीय चेयरमैन साहब ने कहा है कल से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा है, आप अपनी सारी बातें रख सकते हैं। 95% कार्गो बाय वॉल्यूम। बुलंदशहर जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। कैंटर की टक्कर लगने से एक डंपर पीएसी जवानों के टेंट पर पलट गया। इस हादसे में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 जवान और ड्राइवर समेत कुल 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र 4 नंबर कट पर मंगलवार की तड़के 4 बजे के करीब तेज रफ्तार कैंटर आ रही थी। उसी समय कट पर मुड़ रहे डंपर को कैंटर ने टक्कर मार दी। डंपर में टक्कर लगते ही पास में पीएसी जवान के टेंट पर डंपर पलट गया, जिसके नीचे पीएसी के जवान दब गए। घटना में 2 जवानों की मौत हो गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने डंपर को अपने कब्जे में लेकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कैंटर की तलाश की जा रही है। किसान आंदोलन के चलते इन जवानों की ड्यूटी यहां पर लगाई गई थी। यहाँ पर हमारे नागरिक पुलिस और पीएससी के जवान ड्यूटी कर रहे थे और यहाँ पर एक कैंटर और एक ट्रक जो है उसमें टक्कर हुई है। जो उनका यहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर चढ़ गया है। इसमें 2 पीएससी के जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और 2 और घायल हुए थे जो मामूली रूप से घायल थे। उनका प्राथमिक उपचार करके वो अपने ड्यूटी पर आ गए हैं और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई कराई जा रही है। इसमें कैंटर चालक है, उसकी कैसी हालत है, और जो डंपर चालक है वो कहाँ है? अभी एक ड्राइवर इसमें मिला है जो जिसके पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है, उसका इलाज हो रहा है। और दूसरा ड्राइवर भी फरार है, उसकी तलाश की जाए। उत्तराखंड सरकार ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हरिद्वार महाकुंभ के लिए केंद्र की ओर से जारी की गई एसओपी का सख्ती से पालन किया जाएगा। मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की गाइडलाइन पर मंथन किया गया। केंद्र ने कोरोना महामारी के चलते सख्त एसओपी जारी की है। इससे राज्य सरकार भी दुविधा में है। रेल मंत्रालय ने जहां कुंभ में संचालित होने वाली ट्रेनों के संचालन पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं हरिद्वार में लगातार व्यापारी केंद्र की एसओपी का विरोध कर रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे व्यापार पूरी तरह चौपट हो जाएगा। अभी महाकुंभ का मुख्य आकर्षक महामंडलेश्वर नगर भी नहीं बस पाया है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ कर दिया है कि हरिद्वार महाकुंभ में केंद्र की एसओपी का सख्ती से पालन होगा। कोरोना महामारी के लिहाज से सतर्कता बरतना जरूरी है। यही नहीं, गाइडलाइंस का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उत्तराखंड में कोविड महामारी पर काफी ब्रेक लग चुका है, लेकिन कुंभ में देश विदेश से काफी संख्या में अनुयायी आ सकते हैं। ये महामारी फिर से न फैले, इस लिहाज से केंद्र ने सख्त एसओपी बनाई है। कुंभ मेला में तैनात पैरा मिलिट्री फोर्स को व्यवहार कुशल बनाने के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण एटीसी हरिद्वार में शुरू हुआ। प्रशिक्षण में सीआईएसएफ और एसएसबी के 5 अधिकारियों सहित कुल 113 जवान प्रतिभाग कर रहे हैं। जवानों को मेला ड्यूटी के लिए मानसिक और वैचारिक तौर पर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले एटीसी में उत्तराखंड पुलिस के 15,000 से अधिक पुलिसकर्मी ट्रेनिंग कर चुके हैं। समिट बिल्डिंग में माई बार हेडक्वार्टर के अंदर रात को युवक युवतियां शराब के नशे में डांस कर रहे थे कि इसी बीच 4 युवतियां आपस में गाली गलौज करने लगी, एक दूसरे के बाल खींचने लगी। ये देख अंदर शराब के नशे में घूम रहे लोग हूटिंग करने लगे। हूटिंग इस तरह से कर रहे थे कि जैसे कोई विशेष आयोजन हो रहा हो। धीरे धीरे ये मामला बढ़ता गया और मारपीट शुरू हो गई। कई लोग तो उन्हें शांत कराने की बजाय उनका वीडियो बनाने में मस्त रहे। माई बार हेडक्वार्टर के अंदर का नज़ारा किसी विशेष आयोजन की तरह लग रहा था। लोग शराब के नशे में तेज म्यूजिक की धुन पर डांस कर रहे थे। देखते ही देखते युवतियां एक दूसरे पर हमलावर हो गईं। अचानक से गालियां देते हुए एक दूसरे के बाल पकड़कर जमीन पर गिराने का सिलसिला शुरू हो गया। मारपीट करीब आधे घंटे तक चली। इस दौरान बार के सुरक्षाकर्मी वहां तमाशाबीन बने रहे। जब मामला हद से बाहर हो गया तो पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचती इससे पहले ही वहां से सभी लोग फरार हो गए।
बताया कि जल्द से जल्द समिट बिल्डिंग में पुलिस चौकी खोली जाएगी। उन्होंने क्षेत्र में पड़ने वाले होटल, रेस्टोरेंट, बार के संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने की सख्त हिदायत दी है। जो लोग थे वो अंदर, जो दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में एक्चुअली में झगड़ा हुआ है और लोग अंदर थे, शराब के नशे में थे और फिर लॉबी है, जो मेन लॉबी है, वहाँ पर आते हैं और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो मेन विवाद का क्या कारण था, जब जो लोग जो इसमें मुलजिम पक्ष है, जब वो आएंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा। बट हम लोग इसमें पूरी तरह से प्रयासरत हैं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। सिक्योरिटी मेजर हम लोगों ने अभी इंश्योर किया है कि वहाँ पर ज़रूर हमारे कोई ना कोई पुलिसकर्मी रहेंगे और जितने भी जो बार ओनर्स हैं उन सब के पास हमारे जो चौकी इंचार्ज है वहाँ पे लोकल नंबर है और लगातार उनसे संपर्क में रहें कि कोई भी अगर इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स आते हैं और इस तरह की दबंगई करते हैं तो उनको तुरंत जो मौके की जो पुलिस है उनको सूचना दिया जाए और हम लोग उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर 2 महीने से अधिक समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने सिंघू बॉर्डर के नज़दीक बैठक की, जिसमें 5 से 6 मुद्दों पर चर्चा की गई और कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पूरे देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस पर आरोप लगाया कि प्रदर्शन में आए नौजवानों को परेशान किया जा रहा है, बेवजह उनकी पिटाई और गिरफ्तारी की जा रही है। आपको बता दें कि मोर्चा के अनुसार 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के बाद से किसानों के कई ट्रैक्टरों, वाहनों को जब्त किया गया है। साथ ही बॉर्डर के आसपास की जगहों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। धरना स्थल पर बिजली, पानी की आपूर्ति, इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद कर दी गई है। इन सब के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने फैसला लिया है कि 6 फरवरी को देश भर की मुख्य सड़कों पर दिन के 12 बजे से 3 बजे तक कोई गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। किसान संगठनों और सरकार के बीच 11 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। 11वीं बैठक में सरकार की तरफ से नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव दिया, लेकिन किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य की लिखित गारंटी और इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि 26 जनवरी को लाल किले पर हुई घटना में इनके लोग ही थे, बल्कि बाहर से आए लोग थे जो घटना को अंजाम देने के बाद कहां चले गए किसी को पता नहीं है। वे बाहरी लोग किसानों को बदनाम करने के लिए आए और पहले से इसकी साजिश रची गई थी। हरिद्वार में हर की पैड़ी क्षेत्र के व्यापारियों ने मंगलवार को भीमगोड़ा बैरियर के पास लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि भीमगोड़ा से हर की पैड़ी मार्ग वीआईपी है। इसी मार्ग से होकर वीआईपी हर की पैड़ी तक पहुंचते हैं। इसके बावजूद लोक निर्माण विभाग ने इस मार्ग को सही तरीके से नहीं बनाया है। व्यापारियों का कहना है कि इस मार्ग पर कहीं सीमेंट, इंटरलॉकिंग तो कहीं तारकोल से सड़क को बनाया जा रहा है। जिला महामंत्री प्रधान व्यापार मंडल, इस टाइम हम काली मंदिर व्यापार मंडल में खड़े हैं भीमगोड़ा बैरियल के पास। यहाँ की बहुत समस्या आ रही हैं, तरह मेरे को मिलता रहा। भाई जी की तरफ से, महामंत्री की तरफ से मैं जरा आता हूँ उनकी दुकान की तरफ, तो ये बताते हैं मेरे को, यहाँ के अवगत कराते हैं। तो मैं आज आया हूँ आपको लेके मीडिया के माध्यम से। मैं दिखाना चाहता हूँ जो PWD का काम है, बिल्कुल भ्रष्ट डिपार्टमेंट है, बिल्कुल ठेकेदारों की मनमानी के साथ ठेकेदारी मनमानी कर रहे हैं इन अधिकारियों के साथ मिलके। और देखो सड़क का हाल, किसी गुणवत्ता की जांच कर लीजिए। मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, मगर आप देखिए कहीं तो टाइल लगा दी, कहीं सड़क डाल दी, कहीं सीमेंट डाल दिया। जो बरसात आएगी उस बरसात में व्यापारी की दुकानों में पानी बढ़ना निश्चित है यार। ये कहीं ना कहीं PWD के अधिकारी जिम्मेवार होंगे, ठेकेदार जिम्मेवार होंगे। ये नाला है, अब तक नाला नहीं खुला, पीछे मेरे एक नाला है, पीछे नाला नहीं खुला। PWD के अधिकारी मनमानी के तरीके से काम कर रहे हैं बिल्कुल। जबकि व्यापारी तारकोल से पूरी सड़क को बनाने की मांग कर रहे हैं। व्यापारी नेता संजय त्रवाल ने कहा कि सड़क बनाने के दूसरे दिन ही उखड़ रही है। गुणवत्ता और मानकों को अनदेखा किया जा रहा है। मॉनिटरिंग न होने के कारण ठेकेदार सड़क निर्माण को लेकर मनमानी पर उतारू हैं। व्यापारियों ने कहा कि सड़क निर्माण को लेकर हर की पैड़ी क्षेत्र में वीडियोग्राफी कराकर उसे मेलाधिकारी को सौंपा जाएगा। सर, धरना प्रदर्शन हमने इसलिए किया है क्योंकि हम लोग अधिकारियों के रवैये से बहुत परेशान हैं। हमारी कोई भी बात यहाँ सुनने को तैयार नहीं है, चाहे वो PWD हो, चाहे वो जल निगम वाले हो, चाहे वो कोई सा भी अधिकारी हो। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भीमगोड़ से लेकर हर की पौड़ी तक का ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया VIP एरिया है। यहाँ पे अभी तक कोई भी दीवारों पे पेंटिंग वगैरह नहीं हुई अभी तक। हमें ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल क्षेत्र जो है बिल्कुल कटा हुआ एरिया है। अधिकारियों को यहाँ पे आना चाहिए, खासकर हमारे जो दीपक रावत जी हैं जो इसमें बहुत सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे हैं कुंभ मेले की, उनको आगे पे दीवारों पे पेंटिंग करवानी चाहिए। यहाँ पे यात्रियों के बैठने के लिए बेंचें बननी चाहिए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके।
और थोड़ा सा यहाँ पे साफ सफाई, थोड़ा सड़कें वगैरह कुछ भी आके देखें तो मतलब कुल मिला के जो है ये एरिया जो है बिल्कुल अलग है कुंभ से। कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट 2021-22 पेश कर दिया। इस बजट की सबसे खास बात यह रही कि देश के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के जरिए रोजगार सृजन पर जोर देते हुए बजट में 6 स्तंभों का उल्लेख किया। इनमें स्वास्थ्य और खुशहाली, भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को फिर से ऊर्जावान बनाना, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन शामिल है। सरकार ने देश में बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में पूंजीगत व्यय को 34.5% बढ़ाकर 5.54 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही चालू वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को 4.12 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़ाकर 4.39 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है। हालांकि कोविड-19 महामारी के बीच खर्च में बढ़ोतरी और राजस्व घटने से चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा बढ़कर 9.5% के उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% से नीचे लाने का प्रस्ताव है। 20,000 करोड़ रुपए के साथ डीएफआई की स्थापना का ऐलान किया गया है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजना भी घोषित की गई। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी खास जोर दिया गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए अतिरिक्त 1,18,101 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। रेलवे को 1,10,055 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मेट्रो रेल के लिए भी 11,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। Action of citizens stayed home. Milk, vegetables, fruit suppliers, health and sanitary workers, truck drivers, railways and public transport workers, bank employees, electricity workers, our annadatas, police, firemen and the armed forces all had to go about their work as normal, but with the additional anxiety of the virus hanging over them. We recognize this, and I think I speak on behalf of everybody in this august house when I express my heartfelt gratitude to these men and women for how they were able to carry out their work and duty to provide for the nation's basics over those crucial months. वाराणसी के गांव पंचक्रोशी पैगंबरपुर में एक बच्चे का अपहरण करके उसके घर के सामने कागज फेंककर 50,000 रुपए की फिरौती मांगी गई। फिरौती न देने पर उसके बाद बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सारनाथ थाना अंतर्गत पंचक्रोशी पैगंबरपुर निवासी मंजय कुमार वैवाहिक कार्यक्रमों में स्टेज की सजावट में काम करता है। मंजय का इकलौता बेटा कक्षा 4 में पढ़ने वाला 9 वर्षीय विशाल बीती 29 जनवरी को क्षेत्र में ही हाथी देखने निकला था। इसके बाद उसका पता नहीं लगा। काफी तलाश करने के बाद मंजय ने सारनाथ थाने में सूचना दी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। 30 जनवरी को मंजय के घर के सामने एक कागज पड़ा मिला। कागज में लिखा था कि 50,000 रुपये चौबीपुर लेकर आ जाओ वरना विशाल को मार दिया जाएगा। 30 जनवरी को जब 50,000 रुपये वाला कागज घर के सामने मिला तो पुलिस को फिर से सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया। इसके बावजूद क्राइम ब्रांच जैसी एजेंसी की मदद लेकर बच्चे को खोजने का प्रयास गंभीरता के साथ नहीं किया गया। पुलिस की लापरवाही और लचर कार्यप्रणाली को देखते हुए बच्चे की जिंदगी पर भारी पड़ गई। स्थानीय लोगों का कहना था कि इस प्रकरण में शुरू से ही लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी। विशाल की मां सुनीता दूसरों के घरों में साफ सफाई करने का काम करती है। बेटे की हत्या की खबर पाकर वह अचेत हो गई। एसएसपी ने सारनाथ थाना प्रभारी और
पुराना पुल चौकी प्रभारी को जमकर फटकार लगाई और पूछा कि ऐसी लापरवाही आखिर क्यों की गई। एसएसपी ने दोनों को कार्रवाई की चेतावनी दी। विशाल के पिता मंजय और परिजनों का कहना था कि 29 जनवरी को जब बच्चा गायब हुआ था तब पुलिस को सूचना दी गई थी, लेकिन उसने हल्के में लिया था। उत्तराखंड में मंगलवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि आगामी 1 मार्च से 10 मार्च तक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र का आयोजन होगा। वहीं 4 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार प्रदेश का बजट पेश करेगी। उन्होंने बताया कि कुंभ मेले की गाइडलाइन जारी करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। अब जल्द ही कुंभ की एसओपी जारी कर दी जाएगी। वहीं अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय खाकी अखाड़ा के महंत मोहनदास ने कहा कि कुंभ मेले के स्वरूप को लेकर राज्य सरकार को संतों के साथ वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बैरागी कैंप क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं जल्द नहीं दी गई तो संत आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व कुंभ मेला 12 वर्ष बाद होता है। श्रद्धालुओं की आशाएं सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की भावना आहत न हो, सरकार को ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृंदावन कुंभ के बाद वैष्णव संत हरिद्वार आएंगे। इसके बाद भी यदि व्यवस्था मेला प्रशासन की ओर से नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। सरकार कोरोना काल में अपनी रैलियां कर सकती है तो फिर कुंभ के आयोजन को लेकर संतों की आस्था के साथ छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। उन्होंने कहा कि संतों ने आंदोलन किया तो सरकार को संभालना मुश्किल होगा। इसमें सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में कुंभ पर विशेष रूप से चर्चा की गई। भारत सरकार की एसओपी और माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के द्वारा दिए गए जो निर्देश थे उनके क्रम में विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद उसमें ये तय किया गया कि चूंकि इसमें अखाड़ों से बातचीत करनी, माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया कि आप अखाड़ों से बात करके और इस संबंध में निर्णय ले लें। इससे अलग जो जनजीवन मिशन है इसके ढांचे को आज अनुमति दी गई है। जो सत्र था इसको आहूत करने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया। 1 मार्च से 10 मार्च के मध्य में होगा। 2 सामान्य नियमावली आई हैं, एक पुलिस से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज टोटल ये 5 थे, जिसमें से 1 को अगली कैबिनेट के लिए रेफर किया गया है। 4 पर निर्णय